गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने अगले ये नए वीडियो लेक्चर में। और आज आपका थोड़ा सा वो इंतज़ार जो था कैपेसिटर का वो ख़त्म होने जा रहा है और आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। अब सवाल ये उठता है कि कैपेसिटर है क्या। ये हम पिछले क्लास में बताए थे कि इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी आपको कहीं इंस्टेंटेनियस एनर्जी की ज़रूरत होती है ये सप्लाई करता है कौन? कितना तेज है आप लोग, कैपेसिटर, है ना। इसलिए देखिएगा कभी भी जब आप कोई छोटा किट या बोर्ड उठाते हैं उसमें जगह जगह पर कैपेसिटर लगा होता है ना। जिस जगह पर उसको इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए, जिस आईसी के पास चाहिए या जिस सर्किट के पास चाहिए, वहाँ एक छोटा कैपेसिटर लगा होता है। और अगर आपने कभी गौर किया हो, चलिए बताते हैं बाद में, थोड़ा पहले लिखते हैं इसके बारे में। इट इज द डिवाइस which is used to store energy in the form of electric field. In the form of electric field. सही है। तो ये हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हेडिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम एनर्जी स्टोर करते हैं इसमें, ठीक है। अब ये तो समझ में आया कैपेसिटर क्या है। अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। तो देखो, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर जब हम चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है जो चारों ओर फील्ड भेजता है, ठीक है। ये याद रखना, आगे काम देगा, अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। कि चार्ज हम जब किसी भी कंडक्टर पर देंगे तो वो उसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, वो उसको चारों ओर स्प्रेड करता है। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड, है ना। और अगर दोनों चार्ज का सिस्टम है तो पॉजिटिव से फील्ड स्टार्ट होके नेगेटिव पर एंड करता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले बात करते हैं कि अगर हम चार्ज दिए हैं तो उस पर कुछ पोटेंशियल आता है जिसका फॉर्मूला होता है V = kq/r। अगर वो पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकल चार्ज है, ऐसा हम दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं ना। V का फॉर्मूला क्या होता है? kq/r। वेरी गुड। लेकिन अब इसमें एक चीज देखो कि V किस पर डिपेंड कर रहा है? Q पर। ऑब्वियस है कि V किस पर डिपेंड कर रहा है? Q पे। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। जब हम बोल दिए कि V = kq/r है और आपने चार्ज को फिक्स कर दिया है, ठीक है, वो स्फेरिकल कंडक्टर आपने फिक्स कर दिया है जिसका कुछ फिक्स रेडियस है और k तो कांस्टेंट है, देन Q डायरेक्टली किसके है? V के, या V डायरेक्टली किसके है? Q के। तो कहता क्या है कि एनी कंडक्टर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बाबू कि चार्ज उतना ही आता है जितना हम ज़्यादा पोटेंशियल उस पर अप्लाई करें, है ना। वैसे भी कह सकते हैं एनी कंडक्टर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पोटेंशियल के, यानी Q डायरेक्टली होगा V के, होगा ना। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ऑब्वियस है कि एक कांस्टेंट आएगा, ये सबको मालूम है, आप लोग भी सीखे हैं। तो Q को हम हटाएं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट C आया और इसी C को कहते हैं हम लोग आपका अपना जाना पहचाना कैपेसिटेंस। तो इस हिसाब से C = क्या हो जाएगा? Q/V। नोट करिए इसको, C = क्या हो जाएगा? Q/V।
है, तो ये सी आप लोग इसको नोट कर चुके, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए C इक्वल्स क्या है, Q बाई V। Q का यूनिट क्या होता है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और V का वोल्ट। और जो C का यूनिट होता है, यानी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये होता है आपका फैराड, है ना, F। और 1 फैराड इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्चुअली फैराड ही सिंपल समझिए, इक्वल्स क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। लेकिन अभी जो हम बोलने वाले थे, आपने अभी तक जितना भी कंडेंसर खरीदा होगा, जैसे अगर हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि फ़ैन के लिए जाके 315 का कैपेसिटर लेके आओ, तो क्या वहाँ लिखा रहता है, 3.15 माइक्रो फैराड होता है ना, या बोला कि 2.75 ले आओ, 2.5 का ले आओ, तो 2.5 क्या लिखा रहता है सामने, माइक्रो फैराड। ये माइक्रो क्यों लगाया जाता है, अब खुद जानते हैं कि माइक्रो एक्चुअली ये प्रीफिक्स है जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, और जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। यानी कहीं ना कहीं ये फैराड को छोटा करने का तरीका है ना, फैराड को क्या करना है, छोटा करने का तरीका है ये। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमको एक चीज़ चलना पड़ेगा, एक नया टॉपिक देखना होगा, कैपेसिटेंस समझने के लिए। एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अभी भी जो हम लोग चीज बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अभी कैपेसिटर तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अब मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पे दिया गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे क्या दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दिया गया है इस पे Q, और इसका रेडियस है R, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कितना दिया गया है इस पे, Q दिया गया है, और रेडियस है R। तो फिर V इक्वल्स क्या होता है इसका, KQ/R होता है ना, अभी जस्ट बोले हैं हम लोग, या Q/4πε0R। K का वैल्यू यही होता है। अगर सामने का मीडियम, इसके चारों ओर का मीडियम अगर एयर है तो, इफ सराउंडिंग सॉरी छोटा दिखेगा नहीं, इफ सराउंडिंग इज एयर, अगर एयर है तो हम बोल रहे हैं एयर या वैक्यूम कुछ भी, तब ये पॉसिबल है। अगर कुछ और मीडियम होता तो हम ε0 की जगह एप्सिलॉन लेते हैं, दैट इज ε0 इनटू εr। पढ़े आप लोग कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ में भी जब फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ε0 क्यों लेते हैं, क्योंकि वो मेरा एयर मीडियम होता है। हम लोग सारा कैलकुलेशन एयर मीडियम करते हैं, लेकिन हम जब किसी मीडियम में जाते हैं तो वही रिजल्ट क्या जाता है, 4πε0 इनटू εr इनटू r होता है ना। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, तो C इक्वल्स Q/V, तो Q में इस V से डिवाइड देंगे तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह से, Q डिवाइडेड बाई Q/4πε0r, Q से Q कैंसिल, रिजल्ट आ गया 4πε0r, ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझ में हमको आ रहा है, पहला तो सबसे पहले क्या समझ में आया, पहला ये समझ में आया कि जो C निकाले हैं हम, वो Q पर तो डिपेंड ही नहीं किया। अगर हम यहाँ 10 कूलाम देते, सेम आता रिजल्ट 4πε0r, 20 कूलाम देते वही रिजल्ट आता, 30 कूलाम देते वही रिजल्ट आता, 100 कूलाम देते तो वही रिजल्ट आता। मतलब क्या कि C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, शेप पर, साइज पर, है ना, साइज पर डिपेंड कर रहा है। शेप पर क्यों कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे जस्ट एक स्टेप बाद।
साइज पर इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आर है फॉर्मूले में, आर बढ़ाओगे सी बढ़ेगा, आर घटाओगे सी घटेगा, यानी सी डिपेंड कर रहा है किस पे, साइज पे। बट इट डिपेंड्स ऑन साइज। देखो C किस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, शेप पे भी कर सकता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एक और चीज ऐसा है जो जिस पर वो डिपेंड करता है। देखो, इफ मीडियम इज नॉट एयर, अगर एयर ना होके कोई भी जनरल मीडियम होता तो ये जो रिजल्ट है कुछ ऐसा लिखा जाता। V को तुम कुछ ऐसे लिखते, V ऐसा लिखा था कि क्यू वाई 4 पाई इप्सिलन नॉट इप्सिलन R इंटू आर, और फिर C क्या लिखा था, तो फिर C लिखा था आपका 4 पाई इप्सिलन नॉट इप्सिलन R इंटू आर। इप्सिलन R है क्या, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, और जो हमेशा एक से बड़ा होता है। ER क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा होता है, ये आप जानते हैं क्योंकि एयर का ही 1 होता है। तो अगर ये एक से बड़ा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस बढ़ चुका है अब। तो ये डिपेंड किस पर किया, मीडियम पर भी किया, साइज पर किया, लेकिन चार्ज पर नहीं किया। तो कह सकते हैं C डिपेंड्स ऑन मीडियम, C डिपेंड्स ऑन मीडियम, इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम चलेंगे कि वैन फैराड की जगह वो माइक्रो फैराड क्यों रहता है। हो गया नोट, चले आगे। वैन फैराड की जगह क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं पूरा, हम सिर्फ वो रहने दे रहे हैं, C का वैल्यू जो था। हटाओ इसको, हटा ही दिए, कोई सब हटा पूरा करते हैं। C का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड आउट किए हैं, 4 पाई एप्सिलन नॉट R, जहां R रेडियस है। अब दो चीजें बात करेंगे हम लोग यहां पे, ठीक है। ये तो रिजल्ट है हमारे पास। पहला, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अगर मान लो अर्थ जो है एक कंडक्टर है पूरी तरह का, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। अगर इसका कैपेसिटेंस हमको निकालना हो तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। C इक्वल्स 4 पाई इप्सिलन नॉट R होता है ना। तो क्या लिखेंगे, R का वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, याद है ना आप लोग को, ग्रेविटेशन में बहुत यूज किए हैं आप लोग, याद करिए, पढ़े हैं ना। क्या है, क्या बात, हम लोग तो तुम तेज है जी। 10 टू द पावर 5 मीटर। और 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना, कौन बोला, देखो K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको चलो लिख ही देते हैं। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना लिखते हैं, 9 तो जब ये फाइंड आउट करना होगा सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 64 × 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 9 × 10 टू द पावर 9। और अब बच गया 10 टू द पावर -4, और 64 में 9 से डिवाइड है तो कितना आ जाएगा, 9 से 7 में 63 बच गया, एक फिर एक बार में लगेगा, फिर बच गया एक, फिर एक बार में लगेगा, यानी 7.11। और अगर हम इसको भी लेके चले आए, इतना फैराड आपका कैपेसिटेंस आ रहा है, यानी ये आया 1 2 3 4
एक डिजिट इधर गया, हाँ ठीक है। अब सोचिए कि कैप हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है, लेकिन वो भी दूर दूर तक बहुत ही छोटा है, ये 1 फैराड से, यानी दूर दूर तक 1 फैराड तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, इतना बड़ा स्फीयर होने के बावजूद। तो देखिए कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, अगर स्फीयर की बात करते हैं तो 1 फैराड के लिए। सी लेते हैं इस बार 1 फैराड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 फैराड, तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ मीटर। इतना रेडियस चाहिए हमको, तब जाके 1 फैराड हम ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा है, ये समझ में आ रहा है। इसीलिए दैट्स वाई वी यूज, सिंस ऐसे लिख सकते हैं, सिंस फैराड इज अ लार्ज यूनिट, so we use microfarad mu f और picofarad pf। या किसी किसी बुक में जाइएगा ना तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल के लिए चला गया है, इसको म्यू एफ बोलता है। बात तो वही हो गया ना, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 आ जाएगा हमारा, तो चीज वही है, आप कुछ भी कह दो, है ना। तो 2 ही यूज करेंगे हम लोग, एक होगा आपका माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड, और दूसरा यूज करेंगे पिकोफैराड यानी 10⁻12 फैराड। पिकोफैराड को प्यार से माइक्रोफैराड भी कह सकते हैं, नोट करिए इसको। हो गया नोट। अब बात करते हैं इसके आगे की। ये तो हमको सिर्फ इतना ही समझ में आया कि कैपेसिटेंस है क्या, कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मीडियम पर, साइज पर, चार्ज पर नहीं। दूसरा कि हमने 2 अलग तरह का यूनिट देखा, एक फैराड और एक माइक्रोफैराड। अब चलेंगे, बातें इसके और की होंगी क्योंकि हमें पहुंचना है अब कैपेसिटर तक। कंडक्टर की बातें बहुत हुई, कुछ तो पहुंच जाओ कैपेसिटर तक। हाँ, तो भी अब हम क्या बोल रहे थे, एक चीज याद होगा कि चार्ज जो है वो शेप पर भी डिपेंड करता है। याद होगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने लिखवाया भी पिछले क्लास में, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना। ठीक है, तो मान लो कि ऐसा एक कंडक्टर ले लेते हैं हम, ठीक है, मान लो एक ऐसा कंडक्टर ले लिए और इस पे चार्ज दिए हैं, तो जिस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगा वहां चार्ज सबसे कम होगा, और जिसका रेडियस बहुत छोटा होगा वहां चार्ज बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे कि अगर हम ध्यान से समझें तो इस पॉइंट पर चार्ज होना चाहिए ज्यादा, है ना। यानी चार्ज का जो वैल्यू है और वो डिपेंड कहीं ना कहीं कर रहा है किस पे, तुम्हारे शेप पे, है ना। शेप पे भी डिपेंड कर रहा है चार्ज का वैल्यू, और एक चीज और, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे तुम चार्ज तो दे सकते हो, मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हो, वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग्स पे, ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग्स पे। क्योंकि याद होगा हमने बताया था कि जो भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं, सराउंडिंग एयर है तुम्हारा मान लो, तो उसमें भी छोटे छोटे डायपोल्स होंगे। अगर वो डायपोल मान लो ये प्लस है चार्ज उसका, ये माइनस है डायपोल पे, ठीक है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटवर्ड है तो फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा होगा, इस पे इधर और इस पर इधर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यों, क्योंकि आपने चार्ज इंक्रीज करना शुरू कर दिया है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना शुरू करेगा तो फोर्स इंक्रीज करना शुरू करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका ये डायपोल टूट चुका होगा और आपका ये चार्ज में तब्दील हो जाएगा, फिर ये डायरेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, चार्ज फ्लो कर सकता है इसमें। तो फिर हम लोग इस पे मैक्सिमम चार्ज उतना ही दे सकते हैं जो बाहर के उसकी सहने की क्षमता है। आपको याद होगा हम लिखवाए थे कि एयर के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सहने की क्षमता होती है, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका होता है वो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। इससे ज़्यादा फील्ड आप नहीं दे सकते उसको, तो उस हिसाब से हम इसको चार्ज को कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और ये चार्ज आया कहाँ से होगा, इस पे जो पोटेंशियल V है वो कहाँ से आया होगा, ये किसके रेफरेंस में है, इन्फिनिटी के रेफरेंस में। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे V 0 होता है, ये आप लोग पढ़े हैं और आप लोगों को सिखाया गया है कि किसी भी चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं तो उसका वो पोटेंशियल कहलाता है, ये हम लोग को बताया गया है। तो इनफाइनाइट से ही आया होगा, ठीक है। और इसका फील्ड इस तरह से नॉर्मल जा रहा है, और हमने कैपेसिटर के डिफिनीशन में शुरू में ही कहा था बाबू, वी हैव टू स्टोर एनर्जी, वी हैव टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर तुम ध्यान से उस डिफिनीशन को और इसके साथ कंपेयर करो, उसने कहा है कि वी हैव, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और इसमें हम क्या किए हैं भैया, जिसको घूमना है घूमो, हमको कोई मतलब नहीं है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमको बाहर जाना है जाओ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। यानी तुम इसको स्टोर करके कहाँ रख रहे हो, यानी जैसे अगर आपको पैसा अगर स्टोर करना है तो आप बैंक की तलाश में जाते हैं, है ना, बैंक की तलाश में जाते हैं, या फिर घर में एक लॉकर बनाते हैं, दीवार में चुनवाते हैं। कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, कुछ लोग टाइल्स के अंदर छुपा लेते हैं। तो एक जगह की तलाश होती है जब हमें कुछ चीज़ स्टोर करना होता है। हर जगह सब चीज़ स्टोर किया नहीं जा सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे फ़ोन में डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें स्टोर होती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था हमको। क्या चाहिए था, चलो देखते हैं उसको क्या चाहिए था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करना है और स्टोर करते हैं इसको, और कैसे। और देखो एक चीज़ और इसमें समझ में आएगा हम लोग को, नया चीज़ मिटा दें इसको। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कंडक्टर है जो चार्ज है, ये फील्ड बढ़ा रहा है अपनी तरफ से, ठीक है, फील्ड दे रहा है इस तरह से, ठीक है। अगर इसके सामने एक और कंडक्टर आ जाए तो क्या होगा? ऑब्वियस है कि पॉजिटिव के सामने अगर कोई कंडक्टर आएगा और पॉजिटिव ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करना शुरू किया है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर एक चार्ज इंड्यूस्ड होगा जिसे हम निगेटिव का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? निगेटिव का नाम देंगे हम। कारण है क्योंकि फील्ड आगे जाना चाह रहा है और इलेक्ट्रॉन कभी भी उसके डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता है, वो हमेशा प्रीफर करता है कि वो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जाए। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डायरेक्शन के अपोजिट आना चाहेंगे, ठीक है। फील्ड इधर जा रहा है ना, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे? इस डायरेक्शन के अपोजिट आना चाहेंगे। तो इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ चुका होगा, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उधर आ गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने कुछ हद तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर लिया है,
कुछ कहने का मतलब मेरा इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, जैसे मान लो ये टर्मिनेट होके यहाँ आ गया, बहुत सही है। मान लो ये ऐसे टर्मिनेट होके, सॉरी वो कट गया, गलत है, ऐसे टर्मिनेट होके आ गया, लेकिन बहुत सारे फील्ड ऐसे होंगे जो इस तरफ से जो स्टोर नहीं हुए हैं। तो जितना स्टोर किया हमने वो इस कैपेसिटर में यूज आएगा, जितना स्टोर नहीं किया है वो इस कैपेसिटर में यूज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका उपाय क्या था? इसका उपाय क्या था? इसके लिए किया क्या, सोचा क्या गया कि चलो सिमेट्रिक यूज करते हैं। ये जो हमारा है दोनों कंडक्टर वो एसिमेट्रिक है, कोई भी मतलब किसी भी तरह का है, तो क्यों ना सिमेट्रिक यूज किया जाए। अगर सिमेट्रिक यूज करेंगे तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने में आसान होगा। मैक्सिमम कहने का मतलब कि मैक्सिमम ही होता है। ठीक है, तो ये इसलिए इस चीज को छोड़कर ये कंसेप्ट दिया हमको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें एक और चीज है वो भी बताएंगे, क्यों ऐसा करते हैं उसके कारण भी समझाएंगे। तो कैपेसिटर में क्या किया गया कि चलो सिमेट्रिक यूज करते हैं, चलो हम भी सिमेट्रिक ही यूज करते हैं। इसको जस्ट खाली बस नोट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। नोट क्या करो, खाली उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बहुत है। इसलिए देखते हैं जितने भी आप कैपेसिटर पढ़ते हैं वो तीन ही तरह के हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो तीनों दोनों सबका सब सिमेट्रिक है। पैरेलल के लिए पैरेलल लिए हैं, ठीक है, स्फेरिकल के लिए एक स्फेयर लिए हैं, और क्या लिए थे, सिलेंडर के लिए सिलेंडर। और स्फेयर वाला हम बताए थे वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2.29 में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेंड्रिकल है भी नहीं, लेकिन जब इतना पढ़ रहे हैं तो फिर उसको क्यों छोड़े, समझने वाला बात है। मान ली कभी ऐड कर दे कोई ठिकाना, लेकिन अब तो सब्ट्रैक्ट करेगा भी, इस साल ऐड तो नहीं करेगा। तो देखो क्या हुआ, एक पैरेलल प्लेट, एक प्लेट इस पर लिया गया जिसके इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया, ठीक है, और इसके सामने एक और प्लेट रखे, तो इसके कारण इस पे माइनस क्यू आएगा। जब तक ये नहीं था, अभी मान लो कि ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका कैपेसिटेंस होगा C इक्वल्स Q अपॉन V, होगा ना, ठीक है, जो इसका पोटेंशियल होगा इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा, दो कैपेसिटर आ गया, दो प्लेट आ गया, तो अगर हम जब इस प्लेट को इसके पास लाएंगे, चलो इसको पास लाते हैं, कितने दूर कितने पास, तो होगा क्या, पास लाने पर इस फेस पे आएगा माइनस क्यू और इसके कारण इस फेस पे आएगा प्लस क्यू, यानी यहां आएगा माइनस 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 प्लस 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 प्लस, देखो प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास दो प्लेट आया तो अब पोटेंशियल की बात नहीं होगी, अब बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी नेट पोटेंशियल की, जो हमारा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं जो लास्ट में फाइंड आउट करेंगे हम बताएंगे कि क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी फिलहाल तुम मान के चलो कि ये नेट पोटेंशियल है, ठीक है, नेट पोटेंशियल, बाद में इसका नाम हम नामकरण किया जाएगा। तो देखो नेट पोटेंशियल क्या होगा, इस बार सेम रहेगा या डिफरेंट आएगा, तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। क्यों, कारण क्या है कि इसकी पोटेंशियल V है, बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का क्या पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, तो इसका होगा पोटेंशियल V माइनस, माइनस ऊपर दे देते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, V माइनस, और इसका पोटेंशियल होगा V प्लस, और जो V माइनस है वो निगेटिव में होगा क्योंकि चार्ज निगेटिव है। आपने पढ़ा है कि V इक्वल जब हम KQ/R निकालते हैं तो Q के साइन के पर V डिपेंड करता है, Q निगेटिव देन V निगेटिव, Q पॉजिटिव देन V पॉजिटिव, ऐसा होता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे अब यहां पे हम लोग, V माइनस V प्लस, ठीक है। अब सोचो ये पोटेंशियल पहले से बढ़ा या घटा,
चूंकि V माइनस ज्यादा है V प्लस से, V माइनस इज ग्रेटर, सॉरी ये ग्रेटर है V प्लस से, क्योंकि ये चार्ज क्लोज है इसके, तो क्लोज है, R कम हो जाएगा, R कम होगा V ज्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि V माइनस V, मतलब इसको ऐसे करो ना, Q अपॉन V डैश कर लो, तो C डैश कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि V डैश छोटा है किससे, V से, तो इस हिसाब से क्या होगा कि C डैश बड़ा हो जाएगा C से। ऑब्वियस है कि अगर ये डिक्रीज करेगा तो सिंपल है कि ये इंक्रीज करेगा, है ना, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। अब जब सोचा गया कि अगर हम एक कंडक्टर ही लेके आए तो मेरा पोटेंशियल राइज कर गया और कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो क्यों ना इसमें कुछ और किया जाए। अब मन में तुम्हारे चल रहा होगा इसको अब क्या करेंगे, इतना ही तो काफ़ी है, और कुछ तो देता ही नहीं है किसी जगह पे। जल्दी चलो देखते हैं। इसको किया गया अर्थ, आप जनरली जब पढ़ते होंगे तो बताया जाता है, कभी कभी एक न्यूमेरिकल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है, व्हाई द सेकंड प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अर्थ। यस, व्हाई द सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज अर्थ। अभी जवाब देखते हैं। अब अर्थ करने पे क्या होगा, आपने पढ़ा है अर्थ का पोटेंशियल होता है 0 और इसका पोटेंशियल है V प्लस, जो हम देख रहे हैं। एंड ये तो फिक्स है बाबू कि V प्लस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। V प्लस क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल है। और आप एक चीज क्या सीखे थे, आपने क्लास 10th में सीखा है या 11th में पता नहीं, लेकिन आपने ये सीखा था कि ये बैटरी है, अगर ऐसे इस तरह से, इसमें प्लस और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर से इधर फ्लो करता था, माइनस से प्लस की ओर, पढ़े थे ना। और करंट हमेशा आई पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, माइनस से प्लस, और करंट इधर। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब बताओ इन दोनों में तो लो 0 ही है, तो क्या होगा, ये अपनी तरफ से इसको सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब तक होता है, याद होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब तक होता था, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस 0, खत्म, सब कुछ खत्म, इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं, करंट आएगा नहीं, सब कुछ खत्म। तो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन तभी तक पहुंचेगा जब तक ये V पॉजिटिव किया क्या हो जाए, 0। तो जब ये V पॉजिटिव 0 का, आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। V पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 0। तो फिर करेंगे क्या, तब ये ऐसा होगा कि इस तरफ कोई चार्ज रहा ही नहीं, इस तरफ कोई चार्ज रहा ही नहीं। तो रिजल्ट अब ये बनेगा, देखो अर्थ करने का फायदा क्या है। अब क्या होगा कि अब नया जो पोटेंशियल होगा उसमें V माइनस लिखेंगे, मतलब V निगेटिव जिसका पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल रहा नहीं, इसका मतलब कि V डबल डैश और छोटा हो गया V डैश से। वेरी गुड। तो अब जो नया मेरा C डबल डैश बनेगा, जो कि Q अपॉन V डबल डैश होगा, वो बड़ा होगा C डैश से, क्योंकि ये घटा है तो ऑब्वियस है कि ये बढ़ेगा। तो अब क्या सीन आया, 3 तरह का केस, कि C डबल डैश ग्रेटर देन C डैश ग्रेटर देन C। यानी जब हमारे पास एक कंडक्टर था उसका कैपेसिटेंस बढ़ाएं 2 कंडक्टर लगा के, ठीक है। और जब हम 2 कंडक्टर ले आए तो फिर उसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएं, दूसरे कैपेसिटेंस को अर्थ करके, ऐसा ही बढ़ाए ना। तो ये फाइनल हमको कैपेसिटर का मिल गया कि कैपेसिटर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, ठीक है। दूसरा एक सिमेट्रिक मतलब एक ही शेप का होना चाहिए, इस तरह से
दो प्लेट होने चाहिए, एक प्लेट से काम नहीं चलेगा, यानी दो कंडक्टर्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट कि सेकंड वाला जो प्लेट होगा जो हम लाए हैं उसको हम लोग अर्थ करके रखेंगे। ठीक है, अर्थ क्यों करेंगे समझ में आ रहा होगा आपको। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा सही है, इसको मिटा रहे हैं हम। इसके बाद इसका कैपेसिटर भी, हम कैपेसिटेंस भी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हम कुछ और भी चीज़ बताएंगे इसमें, क्योंकि सिमेट्रिक में कुछ और भी चेंजेज आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए सिमेट्रिक में कुछ और चेंजेस आ सकते हैं। देखिए कैसे कैसे, और हम बताएंगे कि आगे हम क्या कैसे इसको डील करेंगे। जैसे मान लो एक पैरेलल प्लेट ही हम ले रहे हैं, ये आपको एररलेस में भी दिखता है ऐसा बनाया हुआ, आपको एरन के पैकेज में भी दिखता है ऐसा। कहता है कि ये भी तो सिमेट्रिक है, पैरेलल भी है, एक शेप भी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर तुमने इस पर चार्ज दिया +Q, ऑब्वियस है कि ये फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ फील्ड का लॉस होगा। देखो कैसे, ये फील्ड बस इतने दूरी तक ही बंधा है, ये फील्ड बस इतने ही दूरी तक बंधा है, बस इतने ही दूरी तक, बाकी फील्ड बाहर चला जाएगा। तो हम जो कहेंगे कि कंसिडरेबल पार्ट है इस पूरे दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसका उतना ही एरिया हम ले पा रहे हैं जितना एरिया तक उसका मतलब फील्ड स्टोर हो रहा है। बाकी एरिया से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका क्यों नहीं मतलब है, और इसमें कौन एरिया का क्या ज़रूरत पड़ रहा है, क्यों नहीं मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि फील्ड हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो अगर यहाँ से फील्ड निकलेगा तो फील्ड जाएगा ये आगे की तरफ इस तरह से, तो यहाँ का फील्ड तो ये सब स्टोर हो जा रहा है, लेकिन ये फील्ड स्टोर नहीं हो रहा है। यही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसलिए हम इस एरिया को हटा दिए इन दोनों को। लेकिन एरिया का हटाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, इस एरिया को हटाने का, ये हम कहेंगे कि ये मेरा कंसिडरेबल एरिया रहेगा। सॉरी, इसको इधर लिख देते हैं, ये हमारा कंसिडरेबल एरिया रहेगा। लेकिन क्यों रहेगा, सवाल ये उठता है कि ये क्यों रहेगा। तो थोड़ा सा आपको हल्का फील आ रहा होगा, क्योंकि सर क्योंकि एक्चुअली कैपेसिटर जो है साइज पर डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है, रियलिटी है, साइज पर डिपेंड करता है। और इसका एक फॉर्मूला है आने वाला है, उस फॉर्मूले के बाद समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों किए हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर ये कहाँ से बीच में आ गया, शर्म लगने लगता है थोड़ा को। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे ठीक है। अब होगा क्या, तुमने दिया इसको चार्ज Q, सिंस इट इज अर्थड, इस पे चार्ज आया -Q। ठीक है, तो अब इसके कारण इसमें कुछ पोटेंशियल आएगा, जिसको नेट पोटेंशियल या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूछेगा कि दो कंडक्टर है, उसके लिए C क्या यूज करेंगे, तो Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, या इसको फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का पूछेगा तो क्या बोलोगे, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पूछेगा तो क्या बोलोगे, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, इसका एरिया ए है और इन दोनों के बीच में फील्ड ई है, पूरा नेट। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हमको मालूम है। और एक बात और आपको याद होगा कि किसी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था ना। और आप यहाँ पे एक चीज और यहाँ समझ रहे होंगे कि अगर इसका सिग्मा है तो इसका माइनस सिग्मा ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन इसमें जब आपको सिस्टम पढ़ाया गया होगा गॉस थ्योरम के समय में कि दो प्लेट हैं, बता दो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ऐसा नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, बताओ यहां पर फील्ड क्या होगा, एक यहां और एक यहां पूछा गया होगा आप लोग से, है ना, 3 केस। तो याद रखिएगा बाबू, हमेशा कुछ नहीं सोचना, एक ही चीज याद रखना है, जब भी लेफ्ट जाएंगे फील्ड निगेटिव कर देना है, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है उसका माइनस कर देना है। राइट जाएंगे पॉजिटिव, यानी इस पॉइंट पर दोनों के लिए राइट है तो सिग्मा 1 बाई प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट इसके लिए राइट है और इसके लिए लेफ्ट है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट इन दोनों के लिए लेफ्ट है तो माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां देखो, यहां फील्ड दोनों के लिए बीच में है तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये रिजल्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और v इक्वल्स होता है E इंटू डी, यानी सिग्मा d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको मिटा रहे हैं हम, v हमको मिल चुका है, अब हमको सिर्फ q ही तो निकालना है। तो c इक्वल्स क्या होता है, क्यू वाई v, तो क्यू वाई इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को q अपॉन a, तो क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a होगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे रे कहाँ से 2 कहाँ से, तुम कैसे जाते हो, बस शर्म लाज नहीं लगता जी कुछ भी। चलो, तो Q से Q कैंसिल, रिजल्ट आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। देखो एरिया पे डिपेंड किया, इसीलिए हम वो एरिया वाला बताए थे कि कंसिडरेबल एरिया कौन होगा, क्योंकि ये एरिया पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एरिया पर डिपेंड करने का मतलब क्या, इसके साइज पर डिपेंड कर रहा है, इसके डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है, कितने सेपरेट है उस पर डिपेंड कर रहा है, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, कर क्या रहा है, मीडियम पे भी कर रहा है, मीडियम बदल दो इसका वैल्यू बदल जाएगा। चलो इसको नोट करो और सुन लो, इसको नोट कर लेना, और बाकी आगे की कहानी अगले क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आगे इसके बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, आराम से पढ़ते रहिए। अभी कैपेसिटर स्टार्ट हुआ है और कैपेसिटर एक अच्छा चैप्टर भी है और थोड़ा लंबा भी है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे होम, तब तक के लिए पढ़ते रहो आराम से।